Yes, now am I audible and visible? Now am I audible and visible? Guys, please confirm. आपको मेरी आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? Yes, the voice I guess wasn't audible. Now it's fine. हाँ, अभी भी नहीं आ रही वॉइस? Now, please confirm all the students who are here. Yes, so I welcome once again. Sorry for the voice issue. So technical barrier हो गया हमारा शुरुआत में ही. अभी आवाज आ रही है आपको? I welcome all of you to this YouTube session organized by Unacademy and brought to you by myself तोशिबा शुक्ला. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस. टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च जिसमें आपको जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको डर भी अगर लगता है तो YouTube पे मैं उसका थ्योरी भी आपको करवाऊंगी, राइट? जैसे कम्युनिकेशन का हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करा था, किसी दिन हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कर लेंगे, बैरियर्स कर लेंगे. वैसे ही टीचिंग के भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मॉडल्स, ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड, learner centered, teacher centered, right? The levels of teaching we will discuss. बीच में थ्योरी भी, लेकिन आज हम वार्म अप करते हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से, राइट? सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड इफ द वॉइस इज क्लियर, वेरी नाइस. एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दो इसी बात पे. प्लीज मेक श्योर यू लाइकिंग द क्लास. माई क्लासेस ऑन यूट्यूब आर ऑन ट्यूजडे, थर्सडेज एंड फ्राइडे. टुडे इज ट्यूजडे, हेंस वी आर मीटिंग हियर. दिस इज द कॉमन अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल. आप मुझको भी टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, तोशिबा शुक्ला यूजीसी नेट पेपर 1, राइट? आई शेयर ऑल द सेशन information here only. Okay, so make sure you like the class, you share the class and you subscribe to the channel as well. एक बहुत important announcement है before we start with the class. हाँ जी, सबको हर हर महादेव. सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. तो बहुत अच्छा महीना है और पॉजिटिविटी, आई विश सबकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी रहे. आप लोग अच्छे से सारे नेगेटिव इमोशंस को, एंगर को, हेट्रेड को साइड में करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें और प्रयास करते रहें. बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, है ना? तो अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें हमको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा. जैसे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम कुछ दिन पहले एक 50% ऑफर था, वो अवेल नहीं कर पाए थे. तो आपके लिए फिर से ये चांस है. आपका ये ऑफर है 27 जुलाई तक के लिए, है ना? तो बहुत ही कम दिन बचे हैं. आप मेरा कोड जो कि आपको पता है, तोशिबा मेरा नाम और JRF आप यूज कर सकते हैं. इसमें वॉट एवर द फीस विल बी, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा. तो दिसंबर या रीनेट दोनों के लिए आपके लिए वैलिड रहेगा. प्लीज मेक श्योर यू टेक इट. चलिए, आपके लिए एक कोट है, आप सबके लिए कोट है, सभी के लिए, सब समझदार स्टूडेंट्स के लिए कोट है. मुझे पता है समझदार हो, लेकिन कई बार हम सब थोड़ी सी नादानी कर देते हैं. हम सब अपना जो बोलना चाहिए सब्र है, जो एंजाइटी हमारे में बढ़ जाती है. तो जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह है ना? यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है. धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है. लाइफ में हमेशा याद रखना, जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े रहते हैं, लाल बत्ती है, हम रुकते हैं, हम ऐसे रेस्टलेस नहीं हो जाते, हम गुस्सा नहीं करने लगते, हम ये किसी को सुनाने नहीं लगते. वी वेट until it turns green. Similarly in life also, whenever you feel you are having a lot many difficulties, problems, थोड़ा सा बैठिए सुकून से, उसके बारे में सोचिए, धैर्य रखिए, प्रतीक्षा करिए, प्रयास करते रहिए. कभी ना कभी जो लाल है वो हरे में बदलेगा. आपकी जो समस्या है वो भी चेंज होगी, समय भी चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है समय सेम नहीं होता है ना, हमेशा परिवर्तनशील है. द ओनली थिंग कांस्टेंट इज व्हाट इज चेंज, राइट? सो इट विल चेंज, जस्ट यू हैव टू बी पेशेंट, राइट? आई होप इट्स फाइन, आई होप इट्स क्लियर, है ना? तो हमेशा सब्र को अपनी लाइफ में बनाए रखिए. चलिए, तो शुरू करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से. ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है. टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग. रीजन दिया है, टीचिंग हैज अ ब्रॉडर स्कोप एंड एम्स टू डेवलप पोटेंशियल एंड इंटेलेक्ट ऑफ अ पर्सन.
टीचिंग और कंडीशनिंग के बीच में आपसे रिलेशन पूछा है असर्शन और रीजन के फॉर्म में। टीचिंग क्या कंडीशनिंग से अलग होती है? रीजन दिया है क्योंकि टीचिंग हैज अ ब्रॉडर स्कोप और इट एम्स टू डेवलप पोटेंशियल और इंटेलेक्ट ऑफ अ पर्सन एज वेल। बताइए, आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव द हिंदी। हाँ, हिंदी भी है, पहले इंग्लिश में पढ़ लो आराम से, फिर मैं हिंदी बताती हूँ। Yes, everyone, keep on answering. We will solve in 45 minutes these 30 questions. So I need your 100% attention here. आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे आंसर दीजिए। Yes. So here is the question in Hindi. शिक्षण अनुकूलन से भिन्न है। शिक्षण का दायरा व्यापक है और इसका उद्देश्य व्यक्ति की क्षमता और बुद्धि का विकास करना है। यस, वेरी नाइस। सो सबका यूनानिमस आंसर आ रहा है ए, जो कि बिल्कुल सही बात है। कंडीशनिंग, जैसे आपने सुना होगा क्लासिकल कंडीशनिंग, आपने पावलोव स्किनर की थ्योरी पढ़ी है। अब कंडीशनिंग और जो टीचिंग है उसमें अंतर होता है, ये दोनों एक नहीं होते, है ना। सो बोथ आर करेक्ट। कंडीशनिंग आपका एक लोएस्ट लेवल होता है, मतलब जब हम टीचिंग शुरू करते हैं, सो इवन हम टीचिंग के भी जब लेवल्स देखते हैं, राइट, हम मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल देखते हैं, उसके भी पहले का लेवल होता है कंडीशनिंग। इट एम्स एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ बिहेवियर। जैसे आपको वो एक्सपेरिमेंट याद होगा डॉग वाला, है ना। कंडीशनिंग में हम पढ़ते हैं कि डॉग के मुंह से सलाइवा आता है कुछ खाना देख के या बेल की घंटी से। सो अगली बार जो एक्सपेरिमेंट किया गया कि बेल की रिंग से भी सलाइवा आता है, वो कंडीशनिंग है, राइट। सो ये कंडीशनिंग इज टोटली डिफरेंट देन टीचिंग। टीचिंग का ब्रॉडर स्कोप होता है, जो कि ये किसी बच्चे का पोटेंशियल, उसका इंटेलेक्ट भी डेवलप करती है, राइट। यस, बोथ आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल एजुकेशन the answer is visible here. Just give me 1 second. Just give me 1 second. Okay. कुछ क्वेश्चंस के आंसर विजिबल हैं गाइस, सो आई विल ट्राई टू हाइड देम, है ना। आई एम नॉट श्योर आपको दिखेगा कि नहीं, लेकिन आई एम ट्राइंग टू हाइड देम। ट्राई टू आंसर इट। फॉर्मल एजुकेशन डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर्ड एंड कोऑर्डिनेटेड एजुकेशनल प्रोग्राम offered by schools, colleges and university. Statement 2. Aditya being a CA learning psychology as a lifelong learning is an example of formal learning. I am not sure आपको आंसर दिखा कि नहीं दिखा। संयोगिता थ्योरी क्लास भी आएगी, लेकिन there are certain limitations. I cannot teach all the classes on YouTube as theory, right? For that we have batches, जिसको हम आपको बहुत सारे ऑफर्स भी लेकर आते हैं। तो थ्योरी क्लास भी मैं लाऊंगी, जैसे कम्युनिकेशन की लेकर आई, लेकिन क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से प्रैक्टिस होती है ना, कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, ये सारे आपके PYQs हैं। तो क्वेश्चंस भी करिए, हम थ्योरी भी लेकर आएंगे। आपसे सिंपल अंतर पूछा है, फॉर्मल शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। यस, यू आर करेक्ट, द आंसर इज ए ओनली, क्योंकि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। क्यों? फॉर्मल एजुकेशन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम। तो जो हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक सेट तरीके से एडमिशन लेते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, एग्जाम देते हैं, वो फॉर्मल शिक्षा में आता है। इनफॉर्मल शिक्षा आपका डिस्टेंस एजुकेशन हो सकता है, राइट। या फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सीए लर्निंग, कोई सीए है और वो साइकोलॉजी सीख रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैं इंजीनियर हूँ, राइट, एंड मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है, तो मैं हफ्सा मैम से साइकोलॉजी सीख रही हूँ इंटरेस्ट के लिए। कोई इसमें फॉर्मल सेटअप नहीं है, तो ये मेरा आपका फॉर्मल नहीं होगा, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये इनफॉर्मल होगा, राइट।
Yes, informal learning is a lifelong learning. We learn many things and we keep on growing. चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं. बिकॉज आंसर कुड बी विजिबल, इसलिए आई एम जस्ट हाइडिंग द आंसर फ्रॉम यू. ये 2-3 क्वेश्चन में हो सकता है, राइट? चलिए, टेल मी what are the main qualities for a teacher to provide counseling to her student having some mental health issue. कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित अपने विद्यार्थियों को परामर्श देने हेतु शिक्षक में कौन से मुख्य गुण होने चाहिए, बताइए. एवरीवन, हम हायर एजुकेशन में भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग पढ़ते हैं ना. डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, DEC, राइट? सो ये कैसे होता है वो आपका टीचिंग और हायर एजुकेशन कहीं ना कहीं ये लोग आजकल मिक्स क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन के तरीके हैं. लाइक हम स्किल और प्रोफेशनल एजुकेशन पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम पढ़ते हैं कि 9th के बाद बच्चा ITI पढ़ सकता है, राइट? सो देयर आर मेनी वेज थ्रू विच एजुकेशन कुड बी डन. एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आर टोटली डिफरेंट वेज इन विच वी डू द स्कूलिंग. जैसे होम स्कूलिंग होती है वो भी इनफॉर्मल है. अगर किसी बच्चे को कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो आप किसी शिक्षक में क्या सोचते हो, क्या गुण होने चाहिए? लैक ऑफ एम्पैथी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी, जेन्युइननेस, बीइंग जजमेंटल, कॉन्फिडेंशियलिटी. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. इसमें अगर हम नेगेटिव चीजें को एलिमिनेट करें, अगर मैं बोलूं लैक ऑफ एम्पैथी मतलब तदानुभूति की कमी. एक होती है सहानुभूति, सिंपैथी, एक होती है तदानुभूति मतलब हमें आपका दर्द भी फील हो रहा है, वी आर फीलिंग योर पेन. तो ये तो होना चाहिए, लैक नहीं होना चाहिए. तो आप डी वाला तो बिल्कुल हटा दो, है ना. जजमेंटल, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है. अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और टीचर अगर जजमेंटल है, उसको जज करेगा, अरे कैसा है, ये तो इतना भी नहीं बोल पा रहा, ये तो इतना भी नहीं कर पा रहा, तो ये भी नहीं होगा, राइट? बी वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा. बचता क्या है? द गुड क्वालिटीज. जेन्युइन होना चाहिए, है ना, विश्वसनीय होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी. ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ऐसे बच्चे से टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो लोगों में जाके बताए ना. कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, सारी चीजें शुड नॉट बी आउट, राइट? एम्पैथी इज नीडेड है. यस, चलिए, वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यस, आंसर मैंने छुपा दिया है, आई होप नहीं दिखा आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट ऑफ अ गुड टीचर. किसी भी एक अच्छे शिक्षक का कौन सा लक्षण नहीं है? फुल कमांड ओवर द सब्जेक्ट, ट्रीटिंग द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आइडेंटिकली, a lot of preparation and thinking on the subject before taking a class, effective communication and presentation skill. आपको बताना है कौन सा एक अच्छा गुण नहीं है. जल्दी 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 बताइए, एवरीवन क्विकली. ओके, देखिए टीचिंग में कई बार ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस काफ़ी सेल्फ एविडेंट होते हैं ना. अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हैं तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इसको गलत आंसर करेगा. आपको क्या लगता है अगर आप अच्छे टीचर हो तो आपको सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए, हाँ, आप प्रिपेयर करके भी जाओगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होने चाहिए, लेकिन सब बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को हम एक जैसा ट्रीट करें ये नहीं होना चाहिए, राइट? सो ये इसका बी इसका सही आंसर है, राइट? इसका आंसर है बी. क्योंकि अगर कोई टीचर सारे बच्चों को समान रूप से समझ रहा है तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस कहाँ है? हर बच्चे की लर्निंग ग्राफ अलग होता है, राइट? सो वी कैन नॉट ट्रीट इट इक्वली. सो आंसर इज बी. वेरी नाइस. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन. असर्शन दिया है, टीचर्स मस्ट encourage students to ask question. Reasoning, asking questions can create curiosity and develop a passion for learning. अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप प्लीज क्वेश्चंस पूछिए तो मैं इंकरेज कर रही हूँ आपको क्वेश्चंस के लिए. रीजन बीइंग, अगर आप प्रश्न पूछोगे तो क्या आपकी क्यूरियोसिटी और पैशन सीखने के लिए बढ़ेगा,
बताओ। यस, वेरी नाइस, वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन एज वेल। राइट, अगर टीचर इंकरेज नहीं करेगा प्रश्न पूछने के लिए तो क्लास कैसे इंटरैक्टिव रहेगी, कैसे हम स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, राइट। एंड एनीवे वी टॉक अबाउट अ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। जब बच्चा रिफ्लेक्ट करेगा द रिफ्लेक्टिव लेवल, उसमें वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप करता है, तो वो पूछता है प्रश्न, राइट। सो इसमें आंसर क्या है, बिल्कुल क्यूरोसिटी डेवलप करता है एंड बच्चे में लर्निंग के लिए एक पैशन डेवलप करता है। दैट्स व्हाई आस्किंग क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। क्वाड्रिपोलर क्या प्रोसेस का क्या पार्ट नहीं है? टीचर, करिकुलम, गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चतुर्ध्रुवी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? चतुर्ध्रुवी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। आंसर आपको दिख तो नहीं गया? सही बताओ। चलिए दिख भी गया है तो एटलीस्ट यू आर रिवाइजिंग, आई वुड कंसिडर इट। सी पे ताला लगा दिया जाए, लगा दिया जाए, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट इसका सही आंसर है, क्योंकि टीचर, करिकुलम, राइट, इसके 4 क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? टीचर होता है, लर्नर होता है, करिकुलम होता है और स्कूल क्लाइमेट होता है। ये इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, द क्वाड्रिपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। गवर्नमेंट इज नॉट एनीवेयर रिक्वायर्ड और इन्वॉल्व्ड। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं देखा आपने आंसर, खुशी हुई मुझे। एक और ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस की बात और है, फिर आंसर्स भी नहीं रहेंगे सेम स्क्रीन पे। व्हेन टीचिंग इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट, द टीचर्स बिहेवियर इज कोवर्ट। द क्रिएटिविटी, रीजन क्या दिया है? क्रिएटिविटी, पर्सनल वैल्यू एंड एटीट्यूड्स ऑफ टीचर्स आर इम्प्लिसिटली एक्सप्रेस्ड। ये देखो, एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट शब्द का बहुत खेल है। लॉजिकल रीजनिंग में भी यूज होता है, टीचिंग में भी यूज होता है। तो आपसे पूछा है शिक्षण को एक कला मानते हैं, तो शिक्षकों का व्यवहार गुप्त या अप्रकट होता है। हम बोलते हैं ना टीचिंग इज एन आर्ट, हर कोई नहीं कर सकता। भले आप IITian हो, लेकिन जरूरी नहीं आपको टीचिंग भी आती हो, राइट। रीजन दिया है कि शिक्षकों की रचनात्मकता, व्यक्तिगत मूल्य और दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। लिखा था मैम आंसर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चालाक ब्रो, वेरी चालाक। डी लग रहा है, assertion is false, the teacher's behavior is covert। इसका आंसर दिया है आपको, इसका आंसर दिया है, वेट, इसका आंसर है ए दिया है, जो आप लोग डी बोल रहे हो। बोथ आर करेक्ट। देखो कोवर्ट मतलब इट्स लाइक वी टॉक अबाउट कि अगर हम आर्ट लें तो टीचिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स, राइट। टीचिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स एंड यहाँ पे टीचर का बिहेवियर कोवर्ट, इट्स नॉट ओवर्ट। एंड द क्रिएटिविटी, द पर्सनल वैल्यूज एंड एटीट्यूड, ये आपका इम्प्लिसिटली एक्सप्रेस होता है। मतलब अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में अंतर होता है, एकदम सीधे सीधे और या छुपा कर, राइट। सो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे बहुत बार हम देखते हैं कोई प्रोफेसर है, वो पढ़ा रहे हैं, उनकी खुद की जो वैल्यूज हैं, है ना, उनकी खुद का जो एटीट्यूड है, पर्सनल वैल्यू, मेरी कोई पर्सनल वैल्यू हो सकती है जो चाह के ना चाह के रिफ्लेक्ट हो जाएगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, राइट। तो ये इम्प्लिसिट रहती है एंड क्या, बिकॉज इट्स द बिहेवियर इज कोवर्ट, इट्स नॉट रियली वेरी ओवर्ट, बिकॉज टीचिंग को हम आर्ट की तरह कंसिडर करते हैं और जो आर्ट को हमको मास्टर करना होता है, राइट। As per the PYQ, answer is given as A. Maybe if it's wrong, I will go back and check it. पर ये जो PYQ में जो आंसर दिया था उसके हिसाब से A ही दिया है। फिर भी I will check. चलिए, which of the, ये भी आपका सितंबर 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
इसको आराम से पढ़िए। की बिहेवियर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन है ये। क्या क्या की बिहेवियर होता है? लेसन क्लैरिटी, क्वेश्चनिंग इम्प्लाइंग फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, प्रोबिंग, टीचर टास्क ओरिएंटेशन विद अ फोकस ऑन आउटकम, engagement in the learning process which implies the amount of student devote to learning. Yes. फाइन। क्या क्या होते हैं की बिहेवियर्स जो कि इफेक्टिव टीचिंग के कॉन्ट्रीब्यूटिव होते हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर हम इसमें देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेसन क्लियरिटी। पहले आंसर देख लेते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आंसर आप सबने 3 दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर सी ही है। क्यों? क्योंकि लेसन क्लियरिटी जिससे आइडियाज क्लियर हो लर्नर को, बिल्कुल सही बात है। प्रोबिंग की बात करें तो इट इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। टास्क ओरिएंटेशन विद अ फोकस ऑन आउटकम्स, बिकॉज हम बात करते हैं दो चीजों की, आउटपुट वर्सेस आउटकम। अभी हम आउटकम पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट, ऑफ द यूनिट क्लियरली डिफाइंड। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द एंगेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस विच imply the amount of time that the students devote to the learning। ठीक है, इसमें हम A, D और E को करेक्ट मानते हैं, C और B को हम नहीं कंसिडर करेंगे, राइट। वेरी नाइस, सो इट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which of the following factors contributing to school learning are termed as social competence? सो स्कूल लर्निंग में हम कौन से फैक्टर्स को बोलते हैं? सोशल कॉम्पिटेंस। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? सामाजिक योग्यता। किसी भी बच्चे की सामाजिक योग्यता कौन से फैक्टर्स से झलकती है? मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, फैमिली सपोर्ट, स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। एवरीवन। हाँ, मोस्टली क्वेश्चंस चाहे वो कम्युनिकेशन हो या टीचिंग हो, एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा पता है कि ये दो तो नहीं हो सकते या ये नहीं हो सकता, तो यू कैन कम टू द आंसर डायरेक्टली। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्विकली जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए। बी लग रहा है, किसी को ए नहीं लगा? हाँ, चलो अब ए आंसर आ रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ द लर्नर। स्कूल लर्निंग की बात करें, सोशल कॉम्पिटेंस की बात करें, तो उसमें आपका मोटिवेशन, सोशल स्किल्स, सबसे पहले सोशल स्किल्स तो होगा ही होगा, विच इज देयर इन 3 ऑप्शंस, राइट। एंड ऑफ कोर्स योर फैमिली सपोर्ट, ये भी आपके सोशल कॉम्पिटेंस में आता है। अगर हम सोशल कॉम्पिटेंस की बात करें, सोशल स्किल, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड पॉलिटिकल, देयर आर मेनी काइंड ऑफ स्किल्स जो कि हम स्कूल लर्नर्स में हम देखते हैं। सोशल स्किल एक इंटरपर्सनल स्किल होता है, राइट। सोशल इंटेलिजेंस या हम बोलते हैं आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। यह आपका खुद के फीलिंग्स एंड इमोशंस मैनेज करने के लिए होता है। इसमें मोटिवेशन भी आ जाता है, फैमिली सपोर्ट भी आ जाता है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, राइट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज वन ओनली, मोटिवेशन, सोशल स्किल्स एंड फैमिली सपोर्ट। इसमें एबिलिटी और इंटेलिजेंस नहीं आती है। क्लियर? यस, क्योंकि अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो यह आपका बहुत इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, इंडिविजुअल नहीं, दिस इज नॉट रियली रिलेटेड टू योर सोशल कॉम्पिटेंस। बहुत इंडिविजुअल बेसिस पे सबका अलग अलग हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मोटिवेशन भी बहुत इंडिविजुअल है, इट्स नॉट अ सोशलिस्टिक स्किल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स गिवन बिलो विच आर कंसिडर्ड एज डायलॉजिकल, मतलब कौन सा शिक्षण प्रणाली है जिसमें हम डायलॉग हो सकता है। कुछ शिक्षण प्रणाली जो एकदम मोनोलॉग है, वन वे, राइट, बट which of them could have dialogue in it? Lab work, demonstration, tutorial, group discussion GD या project work?
यस, एवरीवन एवरीवन, ये भी बहुत आसान है। अगर आप किसी को किसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, डेमो, हाउ इट वर्क्स, तो क्या उसमें डायलॉग होता है? अगर हम मान लीजिए लैब का कोई काम कर रहे हैं, तो क्या उसमें डायलॉग होता है? या अगर मैं कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रही हूँ, उसमें कोई डायलॉग होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। Yes, very nice. The answer, most of you given the correct answer. The correct answer is A only because हम ट्यूटोरियल और ग्रुप डिस्कशन में ही डायलॉग्स करते हैं. इट्स नॉट अ मोनोलॉग, इट इज कमिंग, इट इज बोथ द वे. हम जब जीडी कर रहे हैं, वी ऑल आर सिटिंग इन अ ग्रुप, तो डायलॉग्स ही हो रहे हैं. कभी किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया. इट्स अ ग्रुप डिस्कशन, राइट? एंड बट डेमोन्स्ट्रेशन, लैब वर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क, ये आपका डायलॉग इसमें नहीं होता है. तो करेक्ट आंसर इज 1. वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज अ नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स प्रेस्ड इनटू सर्विस फॉर रियलाइजिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. Computer aided instruction can replace the teacher if the goal of education is personality development. तो आपसे टीचिंग एड्स के बारे में पूछा है. हम पढ़ते हैं ना टीचिंग एड्स क्या है. क्या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हम वो यूज़ करते हैं कि हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को बच्चों तक पहुंचा पाएँ. और अगर क्या कंप्यूटर एडेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या वो टीचर को रिप्लेस कर सकते हैं जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं? आराम से एवरीवन आंसर. नहीं, प्रोजेक्ट आप इंडिविजुअल था, प्रोजेक्ट में इट कुड बी अ ग्रुप एक्टिविटी, बट स्टिल टीचर और स्टूडेंट के बीच में इट्स नॉट नेसेसरी कि डायलॉग हो, है ना. प्रोजेक्ट दे दिया, यू आर कैरिंग आउट अ प्रोजेक्ट, फिर आप फाइनली सबमिट कर रहे हो उसको. बट ट्यूटोरियल अगर मैं आपको दूंगी या हम जीडी करवाएंगे तो उसमें डायलॉग होगा ही होगा. यस. आपको ये नहीं लग रहा है ये एकदम गलत सा है, कुछ अतिशोक्ति है इसमें? इट इज़ लाइक टू मच ऑफ अन बहुत ही ऐसा बोल दिया विच इज़ नॉट रियली पॉसिबल. अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम टीचर को बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकते. कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन क्या रिप्लेस कर देगा? नहीं. हाँ, ये सही है कि हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. तो जैसे आप सबने आंसर 3 बोला, इसका आंसर सी ही है, राइट? यस, वेरी नाइस. 10 क्वेश्चन कर लिए. 11th क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हमको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. विच विल बी द करेक्ट हायरार्कियल सीक्वेंसिंग फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग. अगर मुझे इन प्रकार की लर्निंग करवानी है तो मैं किस हायरार्की में जाऊंगी? सबसे पहले क्या सिखाऊंगी, लास्ट में क्या सिखाऊंगी? डिस्क्रिमिनेशन, साइन, कॉन्सेप्ट, रूल, प्रॉब्लम सॉल्विंग. It's also a previous year question of 2020. Exactly. Whenever you see such extreme statements in examination, you have to stop and think for a while. Could it be possible? Can we replace? No, we can help in it, but not teachers can be completely replaced by the computer aided technology, right? हाँ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. यू ऑल आर गिविंग द करेक्ट आंसर. लास्ट में हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आता है ना, लास्ट में. और सबसे पहले हमारी साइन लर्निंग आती है. दिस इज फर्स्ट, राइट? सो हेयर आई कैन सी बी एंड डी यहाँ पे. सो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है. साइन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, देन वी गो टू कॉन्सेप्ट, वी गो टू रूल्स, एंड फाइनली हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं. 1 is the correct answer. Which of the following intellectual characteristics in a teacher need nurturing in order to accomplish subjective well-being, leading to effectiveness in motivating and inspiring student? मतलब आपसे पूछा है कि कॉलेज स्तर की शिक्षा के छात्रों को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करने में प्रभावशीलता के लिए प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक में से कौन सी बौद्धिक विशेषता को हमको डेवलप करना है.
जैसे आप सब कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हैं, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, तो मुझ में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे मैं आपको भी नर्चर करूँ, मोटिवेट कर सकूँ? इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव, सोशल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस? चलिए, दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस क्वेश्चन एंड यहाँ पे इमोशनल, यहाँ पे मोटिवेशन की बात हो रही है, राइट? आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज व्हाई यू गाइज आर सेइंग इट्स कॉग्निटिव, राइट? कॉग्निटिव इट्स मोर रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। हम जब पढ़ा रहे हैं, हम कोई चीज़ एकदम सब्जेक्टिव चीज़ पढ़ा रहे हैं। दिस आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है? वेलबींग, है ना, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, ये सब आपके एक बोलते हैं ना, एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा मैनेजर है, तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी होता है, राइट? आप यहाँ पे एक बात करते हैं आईक्यू की, राइट? बट आईक्यू से ज़्यादा आजकल ईक्यू भी इम्पोर्टेंट होता है, इमोशनल क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड ज़रूरी होता है, तभी एक टीचर अच्छे से मोटिवेट कर पाएगा आपको, राइट? कॉग्निटिव तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल पार्ट हो गया, है ना? इमोशनल इंटेलिजेंस इस चीज में हेल्प करेगा। सो द आंसर इज 2. An open classroom environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interchanges will be most helpful for which level? अगर हम एक ओपन क्लासरूम का हमारा माहौल है, शेयरिंग और केयरिंग हो रही है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, तो जो हमने 3-4 लेवल्स ऑफ टीचिंग हम पढ़ते हैं, उसमें कौन से लेवल पे ये सही बैठता है? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड ऑटोनॉमस, राइट? ये एकदम आपका बेसिक होता है, ऑटोनॉमस लेवल, राइट? ये एकदम बेसिक है। देन वी मूव टुवर्ड्स द मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो क्या लगता है आपको? देयर आर इंटरचेंजेस, देयर आर शेयरिंग एंड केयरिंग, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। कीवर्ड्स पकड़ा करो हर क्वेश्चन में, और अगर आपको ये तीनों लेवल पता है तो आप आराम से बता दोगे। Yes. So the answer for this question is no, it is C. B for brilliant. Interchanges, आपको अगर हम रिफ्लेक्टिव की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंटरैक्शन होता है बच्चों का, कॉग्निटिव एबिलिटी के साथ साथ बच्चों का इंटेलेक्ट बिल्ड होता है, बच्चा खुद सोचता है, राइट? ये आपका होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज एनहांस द कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। अगर हम बात कर रहे हैं कि गैर मौखिक जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो क्लासरूम टीचिंग को बेटर बना देते हैं, सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन नहीं, नॉन वर्बल भी इंपॉर्टेंट होता है। स्टेटमेंट 2, अ प्लेजेंट पर्सोना ऑफ द टीचर एनलिवेंस द क्लासरूम इकोसिस्टम। यस, A pleasant persona of the teacher enlivens the classroom ecosystem. आपके लिए यहाँ पे कीवर्ड है फ्री एंड अनलिमिटेड यूज, है ना? फ्री एंड अनलिमिटेड यूज, जब हम नॉन वर्बल क्यूज को भी का फ्री एंड अनलिमिटेड यूज करते हैं तो क्या आपका क्लासरूम टीचिंग बेटर होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है किसी भी टीचर का प्लेजेंट पर्सोना, मतलब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, पर्सोना बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है, स्माइल करके पढ़ा रहा है ना, लाइट बना के पढ़ा रहा है एटमॉस्फेयर को, तो क्या वो क्लासरूम को एनलिवन कर देता है, जगा देता है। यस, वेरी नाइस, बिल्कुल आपने एकदम कॉन्फिडेंस से बोला तो बिल्कुल सही है, डी करेक्ट है, क्योंकि पहला रॉन्ग है। फ्री एंड अनलिमिटेड नहीं, इट शुड बी इन एडिशन। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हम नॉन वर्बल क्यूज यूज कर सकते हैं, राइट? सो इसका आंसर एक बार चेक भी कर लेते हैं। बिल्कुल आप सबने सही बोला, 4 है, दूसरा बिल्कुल सही है ना? क्योंकि अगर टीचर का पर्सोना बड़ा प्लेजेंट है, वो अच्छे से खुश मिजाज तरीके से पढ़ा रहा है तो क्लास एकदम जीवित हो जाती है, लाइवली हो जाती है, नहीं?
बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the characteristics in classroom teaching behavior given below will be classified as a part of formative assessment? तो असेसमेंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मेटिव हो गया, समेटिव हो गया, है ना, नॉर्म बेस्ड हो गया। आपको ये बताना है फॉर्मेटिव में क्या क्या आता है। A teacher asks question to elicit classification. A teacher specify the level of mastery. A teacher prompt and probe the students while making presentation. A teacher pauses for a few seconds, look at students and ask the question. A teacher indicate performance criteria and give judgmental value. Formative पूछा है, ठीक है। थैंक यू आरशी। निकिता ने कुछ बोला, मैंने मिस कर दिया। निकिता, समथिंग दैट इम्पोर्टेंट इफ यू सेड प्लीज रिपीट। एवरीवन 15 क्वेश्चन गाइज, हमको 30 करने हैं, बट एटलीस्ट 25 तो करें, थोड़ा जल्दी आंसर दीजिए। बी लग रहा है आपको, ए सी डी। हाँ, स्पेसिफाई द लेवल ऑफ मास्टरी, ये तो गलत है ना, ये तो आपका सबमिटिव में आ जाएगा लास्ट में। बच्चा कितना इस टॉपिक पे मास्टर हो गया है। मैं आपको कोई पढ़ा रही हूँ, मैं बोलूँ अरे वाह आपने तो हायर एजुकेशन पूरा कर लिया, वो मास्टरी लेवल है, वो फॉर्मेटिव में नहीं होगा, वो समिटिव में होगा। तो अगर आप बी को हटा दोगे आपके पास ये दो बचे, है ना। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं, ये भी नहीं होगा। सो बिल्कुल आंसर आप सबने सेकंड दिया है, ए सी डी, ये भी नहीं होगा और मास्टरी भी नहीं होगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चंस पूछते रहेंगे बीच बीच में, बच्चे को हम प्रॉम्प्ट करते रहेंगे, प्रॉप करते रहेंगे, कुछ सेकंड रुकेंगे, ये आपको फॉर्मेटिव है। इट्स नॉट समथिंग कि हम एंड में समेटिव तरीके से बच्चे को असेस कर रहे हैं, राइट। फॉर्मेटिव असेसमेंट है। A teacher intend to use transformational approach in teaching in order to ensure effective way of influencing students' learning. Which of the following activities will be deemed appropriate in this context? बताइए। ट्रांसफर मतलब टीचर एक ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच इंटेंड कर रहा है, कौन सी एक्टिविटीज में सही रहेगी? सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट, प्रमोटिंग कंटिंजेंट रिवॉर्ड, इंटरवीनिंग इन स्टूडेंट टास्क ओनली इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, कम्युनिकेटिंग हाई लेवल एक्सपेक्टेशंस, प्रमोटिंग केयरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडिविजुअल कंसिडरेशन। बेटा रुचिका, फॉर्मेटिव और समेटिव में अंतर ये होता है, समेटिव आपका एंड ऑफ द साइकिल होता है, एक बार एग्जाम कंडक्ट कर लिया। फॉर्मेटिव ये एंड में नहीं होता, इट इज मोर लाइक अ कंटिन्यूअस अप्रोच, है ना। जैसे अभी नई शिक्षा नीति में फॉर्मेटिव असेसमेंट को फोकस किया जा रहा है, नॉट समेटिव, राइट। मेमोरी लेवल वाले क्वेश्चन को मैं चेक कर लूंगी, आपका मतलब रिफ्लेक्टिव नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है, आई विल चेक इट। यस आंसर, चलिए, yes the answer is 4 only because you all gave it was a very simple question, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, है ना। अगर हम contingent rewards for efforts of students, no it is not necessary. सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, मतलब आपसे पूछा है ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच, राइट। मतलब बच्चे में एक ऐसा पढ़ाई का तरीका ढूंढो जिससे बच्चा पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए। इट्स लाइक अ डिफरेंट अप्रोच जिसमें इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग हो सके। तो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट रहेगा, राइट, ए विल बी देयर, है ना। देन वी विल हैव कम्युनिकेटिंग हाई लेवल एक्सपेक्टेशन, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड ऑल्सो केयरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें इंटरवीनिंग इन स्टूडेंट टास्क इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट, एंड ये दोनों बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। सिंपल है, ठीक है। यस, फॉर्मेटिव इज ड्यूरिंग द प्रोसेस, समेटिव इज टुवर्ड्स द एंड, है ना। नॉर्म बेस्ड होता है, जैसे हम किसी एक सेट क्राइटेरिया से कंपेयर करके बच्चों को इवैल्यूएट कर रहे हैं, राइट। तो बहुत प्रकार के असेसमेंट हम पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, मे बी किसी थ्योरी क्लास में हम कवर कर लेंगे। मेजरमेंट इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर असाइनिंग नंबर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रेट्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। A test is a procedure in which a sample of an individual behavior is obtained, evaluated and scored using standardized procedure.
ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि रिसर्च का क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन नो, इट्स लाइक अ टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन। ऐप पर क्लास शो नहीं होता है, ऐप पे होगा। अगर आप पेड क्लास की बात करें तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके जो अभी कोर्सेज लॉन्च हैं उसमें आपको एनरोल करना पड़ेगा, तभी होगा, है ना। और जो फ्री क्लासेस है उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी जो हायर एजुकेशन और लॉजिकल रीजनिंग चल रहा है उसमें आप एनरोल करिए, और जो नए सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं जैसे टीचिंग और एनवायरनमेंट, वो आपको अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यस, बोथ आर करेक्ट। मेजरमेंट होता है सेट ऑफ रूल्स जिसमें हम नंबर्स असाइन करते हैं। टेस्ट क्या है? वी हैव दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग एज वेल, राइट? सैंपल ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर इज ऑब्टेन, इवैल्यूएटेड एंड स्कोर्ड यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसका आंसर 1 है। सही बोला आप लोगों ने। चलिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस टीचिंग एक्ट इफ यूज्ड केयरफुली। अगर हम जो टीचिंग एड्स यूज करते हैं, है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे टीचिंग एड्स होते हैं दैट वी यूज, अगर हम उसको यूज करेंगे तो क्या हम टीचिंग एक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं? सेकेंड स्टेटमेंट, ऑनलाइन मेथड्स आर इफेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो क्या ऑनलाइन मेथड्स इफेक्टिव होते हैं टीचिंग और लर्निंग की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए? आराम से इसको देखिए और आंसर करिए। Yes, so we use various visual aids, audio aids, right? जैसे आपने charts, pie charts यूज किया, मॉडल्स यूज किए, है ना, you can use maps, projectors, teaching aids हैं। तो क्या आप टीचिंग एड्स को completely रिप्लेस कर सकते हैं? ये क्वेश्चन इसमें आंसर नहीं दिया है, बट दिस इज रॉन्ग, राइट? एज यू ऑल सेड, दिस इज इनकरेक्ट। लेकिन ऑनलाइन मेथड्स आर इफेक्टिव, दिस इज करेक्ट। सो आपका स्टेटमेंट 4 करेक्ट है ना। इसका आंसर इसमें नहीं दिया, लेकिन 4 इज करेक्ट। यस, वेरी नाइस। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ये रिप्लेस नहीं कर सकता बट एड करेगा। चलिए, इन द इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी द नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर शुड बी। मैंने एक माइक्रो टीचिंग पे आपको एक और क्लास भी ली थी कुछ महीने पहले। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, राइट? इट्स अ स्केल डाउन वर्जन ऑफ एक्चुअल टीचिंग। अगर हम क्लासरूम की टीचिंग की बात करें तो माइक्रो टीचिंग उसका एक स्केल डाउन वर्जन होती है, जिसका इंडियन वर्जन एनसीईआरटी ने निकाला है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर कितने होने चाहिए? 20 से 25, 40 से 50, 5 से 10, मोर देन 50। इक्विवेलेंट के क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, मैंने ऑपरेशंस करवाए हैं ऑवर्स कॉन्वर्स वाले, उसमें मैंने आपको यूट्यूब पे इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस भी करवाए, जाइए देखिएगा, चेक करिएगा। इस पिछले महीने ही हुए हैं सारे, आफ्टर योर 18th वाला एग्जाम। यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, 5 to 10, है ना। तो 5 to 10 इसमें सही आंसर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट टू टीचर शुड बी 5 से 10। टाइप ऑफ पीपल ऑफ कोर्स रियल होने चाहिए, टीचर्स एजुकेटर होने चाहिए। जो ड्यूरेशन होती है वो आपकी 6 मिनट की होती है, और पूरा जो साइकिल होता है वो इसका 36 मिनट का होता है, राइट? सो 36, 6 एंड द नंबर शुड बी 5 to 10। यस, ऑल ऑफ यू गेव द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हु फर्स्ट एडॉप्टेड माइक्रो टीचिंग टेक्निक? किसने माइक्रो टीचिंग को पहली बार अडॉप्ट किया था? वी हैव 10 to 15 minutes more, प्लीज हरी अप, आई वॉन्ट टू कवर मेजर क्वेश्चंस। माइक्रो टीचिंग टेक्निक किसने बोली थी? डेविड ड्वाइट डब्ल्यू एलन, ड्वाइट वॉल्डो, माइकल ब्राउन या स्टैनले जॉन? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं और थ्योरी आपके लिए लेके आऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग को अभी थ्योरी की भी बहुत ज़रूरत है ना, तो हम थ्योरी अब कोशिश करेंगे ज़्यादा लाने की, ताकि एक क्लास में एक टॉपिक पूरा हो जाए। सो लेट मी प्लान अकॉर्डिंगली। हाँ, इसका आंसर बिल्कुल ए है, एलन ने दी थी
बिल्कुल इसका सिंपल आंसर है, अगर माइक्रो टीचिंग पढ़ा है तो आपको पता होगा। माइक्रो टीचिंग की साइकिल में हाउ मेनी मिनट्स डज द टीचिंग लास्ट? 7 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट कि 5 मिनट? कितने मिनट? अभी हमने डिस्कस किया वैसे इसको। टीचिंग कितने मिनट की होती है? 7, 10, 6, 5। फटाफट आंसर दो, फटाफट। यस, सो अभी वी डिस्कस एंड एनीवे it came in 1961, right? Yes, the answer for this question is C because we just discussed it. इसका आंसर है आपका 6 मिनट, है ना। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में क्या सही नहीं है। फ्लिप क्लासरूम हमने हायर एजुकेशन में भी पढ़ा है, हम टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं। फ्लिप करना, है ना। आपको बताना है क्या सही नहीं है। इट हैज बीन पॉपुलर सिंस 2013. It is just the opposite of normal classroom. Content video are watched at home. Assignments are done in the classroom. Student miss the own pace flexibility, right? To keep themselves updated about the latest content provided. Flip classroom के बारे में बताना है। हाँ, माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट यही है। ये एक स्केल डाउन वर्जन होता है जिसमें एक टीचर प्लान करता है, टीच करता है, फिर उसको फीडबैक मिलता है, फिर वो रीप्लान करता है, रीटीच करता है, उसको फिर से फीडबैक मिलता है, राइट। सो रीफीडबैक यही तरीका है कि कैसे एक टीचर अपने आप को इम्प्रूव, या आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, बीएड में अगर आपने बीएड किया तो आपने ये करा भी होगा, राइट। सो इट्स अगेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, रीप्लानिंग, फीडबैक, रीफीडबैक। दिस इज द माइक्रो टीचिंग। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 13 में था कि नहीं था? चलिए, तो आंसर इज ए ओनली। मोस्ट ऑफ यू आर गिवन एज सी। आप लोग सी भी आंसर दे रहे हो, आप लोग को बी लग रहा है। इट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल क्लासरूम। इट्स अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, है ना। 2013 से पॉपुलर है। स्टूडेंट मिस द, आपसे क्या पूछा है? आपसे नॉट ट्रू पूछा है, तभी आप कंफ्यूज हुए हो, राइट। नॉट ट्रू पूछा है, तो ये मिस द ओन पेस फ्लेक्सिबिलिटी ये भी गलत है, बट हाँ ऑपोजिट सही है, क्योंकि फ्लिप्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? नॉर्मल क्लासरूम में क्या होता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर नोट्स दे रहे हैं, आप घर जाके पढ़ रहे हो। फ्लिप्ड में होता है, जैसे इफ आई टेल यू कल हम एथिक्स इन रिसर्च पढ़ेंगे, ये इसके नोट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। आप घर गए, आपने नोट्स पढ़े, फिर आप क्लास में आए, फिर हमने उसको डिस्कस किया। तो जो नॉर्मल क्लासरूम के उल्टा होता है, क्लासरूम में क्या होता है, पहले पढ़ा दिया, फिर नोट्स दे दिए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फ्लिप्ड में भी फ्लिप द एंटायर प्रोसेस, राइट। सो ये आपका फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है। नॉट ट्रू दिया था, आपसे ट्रू नहीं दिया था। सो इट्स अ ब्लेंडेड लर्निंग वे। ये आपका 2007 से कॉमन हुआ है, 13 से नहीं। अगर आपको ये भी पता होता तो आप बता देते। इट इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम। टीचर शेयर्स वीडियो विद स्टूडेंट्स हु वॉच द कंटेंट एट होम, है ना। तो मैं आपको नोट्स मैंने आपको दे दिए, वीडियो दे दिया, आपने घर में सब पढ़ लिया। फिर जब आप क्लास में आओगे तो हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, क्वेश्चंस दूंगी, जो आप क्लास में करोगे। अभी क्या होता है, वीडियो यहाँ पे हो रहा है, घर में असाइनमेंट होते हैं। इसमें उल्टा हो जाता है, वीडियो घर में देख कर आओ, यहाँ पे असाइनमेंट करो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बल्कि ज़्यादा होती है। टीचर स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन एवरीथिंग शुड बी गुड, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, क्लियर। आंसर इज ए, आपसे नॉट करेक्ट पूछा था। रिफ्लेक्टिव टीचिंग, तो अभी वही लेवल्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन है, राइट। रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्वेश्चन है। साइक्लिक होता है, लीनियर प्रोसेस होता है, थिंकिंग, लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, या लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग। आप लोग नोट देख के हमेशा ऐसा करते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, और ये जो नोट वाला अगर गलत करके आओगे, ये घर आके आपको बहुत हॉन्ट करेगा। आपको ऐसा लगेगा, अरे कैसे मैंने नोट नहीं देखा, है ना, कैसे मुझसे नोट छूट गया, ये तो मुझे आता था,
तो दैट विल बी ट्रबलिंग यू मोर देन द एक्चुअल रॉन्ग क्वेश्चंस व्हिच यू डिड बिकॉज ऑफ नो आइडिया, राइट? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर है आपका ए सी, सॉरी, साइक्लिक प्रोसेस होता है रिफ्लेक्टिंग, बट हम इसमें लर्निंग के बारे में नहीं सोचते, अबाउट टीचिंग सोचते हैं. सो इट इज सी. It is a systematic process in which collecting of thoughts, recording the thoughts and analyzing the thought, right? It's a cyclic process of thinking about the teaching. यहाँ पे आपसे A में क्या दिया था, लर्निंग दिया था, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए. इट्स नॉट लर्निंग, इट्स टीचिंग. इसको हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग बोलते हैं. अब देखो, एक होता है बच्चों के पर्सपेक्टिव में, आपने जिसमें मेमोरी लेवल पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग पढ़ा, रिफ्लेक्टिव लेवल पढ़ा. बच्चा क्या करता है, बच्चा मेमोरी में सिर्फ वो टीचर बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग में भी इट्स लाइक मोर टीचर, रिफ्लेक्टिव में बच्चा खुद सोचता है. ये आपका टीचिंग पूछा. अगर आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कर रहे हो तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, व्हाई आई एम टीचिंग, हाउ आई विल टीच इट, whom I will be teaching. ये थॉट प्रोसेस है जो टीचर थिंक करते हैं. इट्स लाइक मोर टूवर्ड्स द कि आप एक पूछते जा रहे हो कि मैंने क्या पढ़ाया, मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये इसको मैं कैसे करूंगा. दिस इज योर साइक्लिक प्रोसेस एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन टीचिंग एंड हाउ द टीचिंग कैन बी इम्प्रूव एंड चेंज फॉर बेटर आउटकम. ठीक है, तो ये आपकी टीचर पर्सपेक्टिव में दिया है. ये एक साइक्लिंग प्रोसेस है जिसको हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग बोलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following is an alternative to the one size fit all approach of teaching? One size fit all approach का उल्टा क्या है? Role playing, personalized, game based learning या flipped classroom? जैसे मैंने एक चीज पढ़ा दी और मुझे लगेगा कि सबके लिए वो सही है, सारे स्टूडेंट्स को वो समझ में आ जाएगा, तो इसका उल्टा क्या है? काफी एविडेंट सा क्वेश्चन है, बहुत इसमें ट्रिकी कुछ नहीं है, राइट? जल्दी बताइए. Few questions more guys, we'll wind up. Few questions more. Very nice, very nice. सब सही आंसर दे रहे हो. Yes, yes, very nice. So इसका आंसर A ही है, बिकॉज आप साफ साफ देखो ना, one size fit all. अगर मैं बोल रही हूँ मैं एक तरीके से पढ़ा रही हूँ जो मैं उम्मीद कर रही हूँ सबको समझ में आ जाएगा, इसका उल्टा रहेगा कि मैं हर इंडिविजुअल डिफरेंस को केटर करके बच्चों को पढ़ाऊं. तो पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ टीचिंग लर्निंग विल बी द ऑपोजिट ऑफ वन साइज फिट ऑल अप्रोच, है ना? चलिए, गोल्स कैन वेरी. अ टीचर इन अ पर्टिकुलर कॉलेज assigns percentile rank to indicate her students' performance in unit test. What type of assessment process will it be called? इसको हम फॉर्मेटिव बोलेंगे, नॉर्म बेस्ड बोलेंगे, समेटिव बोलेंगे या क्राइटेरिया रेफरेंस बोलेंगे. जब हम क्या बोलते हैं परसेंटाइल रैंक, अगर आपको किसी टेस्ट की परसेंटाइल रैंक मिली है तो बिल्कुल सही बात है. इजी आप लोग से ज़्यादा गलत हो जाते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये तो आ ही जाएगा, इसमें क्या है. ट्रिकी में आपके सेंसेस और एक्टिव हो जाते हैं, आपको लगता है हमको ध्यान देना है, पर आप गलती हमेशा इजी वालों में कर आते हो. यस, करेक्ट आंसर इज नॉट फॉर्मेटिव सॉमेटिव बट इट्स नॉर्म बेस्ड, राइट? क्योंकि हम एक नॉर्म बेस में परसेंटाइल कम्स अंडर योर नॉर्म बेस रेफरेंसिंग. वेरी नाइस. जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज नॉट 24th आई गेस, ये ज़्यादा ही होगा. सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच आर प्लेस स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक एंड पर्सन स्पेसिफिक आर सेड टू बी फॉर्मल. Open university and open schools are example of formal system of education because they are created by laid down procedures. So आपसे फिर से formal और informal में difference पूछा है, और ये पूछा है क्या open universities और open school जैसे NIOS होता है, IGNOU है, तो क्या ये formal system में आएंगे? Quickly. हाँ, norm based percentile है, criteria आपका fixed है, आप उससे compare करते हो. Formative summative आपको पता ही है. वेरी नाइस. वी डिस्कस्ड, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस किया था
कि ओपन लर्निंग है, ये आपका फॉर्मल में नहीं आएगा, ये इनफॉर्मल में आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, राइट। प्लेस स्पेसिफिक है, टाइम स्पेसिफिक है, फॉर्मल है, सो इसमें आपका 3 सही आंसर होगा। वेरी नाइस, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 3 इसका सही आंसर है। फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट। अगर हमको प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना है तो सबसे ज्यादा क्या कठिन होता है? व्यक्तियों समूहों के ज्ञान को बदलना, नॉलेज स्किल को बदलना, एटीट्यूड को बदलना या बिहेवियर को बदलना। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इज मोस्ट डिफिकल्ट, ज्ञान बदलना, स्किल बदलना, एटीट्यूड या बिहेवियर? आपको क्या लगता है? आप किसी को, आप एक IAS और आपको अपने स्टाफ को चेंज करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो आप उनको कोई ट्रेनिंग दे दोगे जिससे उनका नॉलेज बढ़ जाएगा। स्किल, कोई आपने फिर से 3 हफ्ते की वर्कशॉप रख दी, स्किल भी बढ़ गया। एटीट्यूड, बिहेवियर, हाउ विल यू चेंज दिस, राइट। सो मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर ओनली, क्योंकि ये बढ़ाया जा सकता है ना। स्किल सेट भी इम्प्रूव कर सकते हैं हम, लेकिन एटीट्यूड भी एक बार वी कैन हैव सम काइंड ऑफ मेथड जिसमें लोगों का एटीट्यूड, लेकिन बिहेवियर चेंज जो लास्ट में आता है, जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान है ना। स्वच्छ भारत अभियान में आपने लोगों को नॉलेज दे दिया कि सफाई ऐसी है, जरूरी है, ये बीमारियां होती हैं, स्किल भी दे दी है, राइट। लेकिन अल्टीमेटली लोगों का जो बिहेवियर है कि कचरा नहीं फेंकना है, इंदौर सबसे साफ क्यों है? क्योंकि वहां पे लोगों में बिहेवियर चेंज आ गया है। दे विल नेवर एवर लिटर, दे विल नेवर एवर थ्रो गार्बेज बिकॉज दैट हैज बीन इनग्रेन्ड। तो ये सबसे क्या होता है, मोस्ट डिफिकल्ट होता है। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, है ना। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का हॉलमार्क क्या है? ऑर्गेनाइज, वेल स्ट्रक्चर्ड, पर्सनलाइज, इंटरैक्टिव, हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज, systematic, planned and quick question answer series, logical, coherent and example based presentation. 2 questions more then we'll wind up. हाँ, इंदौर में अभी 1.2 मिलियन ट्रीज प्लांट किए गए, हमने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। बिहेवियर इज द लास्ट लेग ऑफ चेंज, है ना। एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाना मुश्किल होता है, उसमें समय लगता है। यस, सो आपका कॉग्निटिव इंटरचेंज, पर्सनलाइज, अभी हमने देखा रिफ्लेक्टिव टीचिंग, इसका आंसर बी होगा। इसमें 1 दिया हुआ है, नहीं, इसका आपका बी ही आंसर होगा, राइट, बिकॉज हम उसमें इंटरैक्ट करते हैं, पर्सनलाइज करते हैं, हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, डन। सो वी आर डन विद द, आई गेस वी हैव डन 30 क्वेश्चंस, आई डोंट रिमेंबर द नंबर एग्जैक्टली, बट आई गेस वी हैव डन 30 क्वेश्चंस कंप्लीटली, है ना। तो 30 अराउंड क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब अगला क्लास जो मैं लाऊंगी वो मैं थ्योरी लेकर आऊंगी, राइट। वी विल बी डिस्कसिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। हम टीचिंग एप्टीट्यूड की अभी 2 क्लास थ्योरी की लगाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे जो कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अगली 2 क्लासेस आपको यूट्यूब पे टीचिंग ही पढ़ाऊंगी। इट विल बी डेडिकेटेड टू टीचिंग, माइंड यू, आई विल बी टीचिंग यू टीचिंग, ताकि आपका टीचिंग और पक्का हो जाए। तो इट कुड बी एनी टॉपिक विच आई फील ये डिफिकल्ट है, इसको करना चाहिए, या इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे अगला मेरा थर्सडे को है क्लास, है ना, थर्सडे को, फ्राइडे को तो करंट अफेयर लेंगे हम, SDG इंडेक्स डिस्कस करेंगे, थर्सडे को भी थ्योरी लूंगी, उसके बाद वाली क्लास में भी मैं थ्योरी लूंगी। तो अभी 1-2 क्लास हम थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड पक्का करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन के भी थ्योरी के और टॉपिक्स लेकर आएंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, विल मीट सून अगेन, दैट इज डे आफ्टर टुमारो, सेम टाइम एट 12 ऑन यूट्यूब। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।